ए लड़की, ये ले रात का खाना बचा हुआ है, चुपचाप इसे खा ले, इसी के लायक है तुम। पूनम ने अपनी ननद पल्लवी की तरफ थाली खिसकाते हुए कहा। तभी पल्लवी का भाई यानी कि पूनम का पति नवीन कमरे से बाहर निकला और अपनी पत्नी की हरकतें देखकर उसने चिल्लाते हुए कहा, पूनम, ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? इसकी हालत तो देखो। तुम्हें मेरी बहन पर तरस नहीं आता? पहले ही वो होश में नहीं है और तुम हो कि उसे इंसान तक नहीं समझ रही हो। पति के मुंह से इतना सुनते ही पूनम भी भड़क उठी। उसने भी तेज आवाज में कहा, देखो नवीन, तुम्हारी बहन ने मेरे नाक में दम कर रखा है। मुझसे अब इसकी हरकतें और नहीं झेली जाती। पागलों जैसी हरकतें करती है ये, और मोहल्ले वाले हमारा मजाक बनाते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो पूनम? तुम भाभी हो इसकी। इसका ख्याल रखने से तुम्हारा कोई मजाक नहीं बनाता। तुम्हें तो बस बहाने चाहिए। खैर छोड़ो ये सब, लेकिन अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो कम से कम बुरा तो मत करो। ये बासी खाना तो मत खिलाओ इसे। अगर ये कुछ बोलती नहीं तो क्या कुछ भी खिला दोगी इसको? मेरी छोटी बहन मेरी बेटी जैसी है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, पवन ने कहा। तो इस बार पूनम उसकी बात सुनकर तमतमा गई। उसने गुस्से से कहा, जब से मेरी शादी हुई है तुम्हारे और मेरे बीच में यही तो बैठी रहती है, तभी तो बच्चा नहीं होता। हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे चिपकी रहती है। जब देखो हमारे कमरे में घुसी चली आती है। इसके कारण ही हमारा खुद का बच्चा नहीं है, मगर तुम्हारे लिए तो यही बच्ची है ना। बड़े भाई का फर्ज जो निभाओगे। पूनम आज अपने मन का सारा जहर उगल रही थी। दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे थे और नवीन की बहन पल्लवी बस जमीन पर बैठी हुई धरती को कुदेर रही थी। आज उसके माता पिता कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए थे, जिस कारण पल्लवी की जिम्मेदारी उसकी भाभी पर आ गई थी। लेकिन उसकी भाभी पूनम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। दरअसल नवीन की 15 साल की बहन पल्लवी मानसिक रूप से कमज़ोर थी और इसी कारण बड़े होकर भी उसके अंदर से बचपना नहीं गया था। उसका दिमाग तो बच्चों जैसा था ही, ऊपर से उसकी जुबान भी इतनी ज़्यादा लड़खड़ाती थी कि उसकी भाषा कोई समझ ही नहीं पाता था। दिन भर उछल कूद करती और बिल्कुल चैन से नहीं बैठती। खेलते खेलते कहीं भी चली जाती, फिर उसकी माँ उसे ढूंढ कर लाती। पल्लवी के माता पिता दोनों को उसकी चिंता लगी रहती थी, मगर उसकी भाभी पूनम उसका जरा भी ख्याल नहीं रखती, बस हर वक्त उससे पीछा छुटाना चाहती थी। एक दिन उसने पल्लवी को घर से बाहर निकालने का एक उपाय निकाला। आज उसने अपने सास ससुर के जाते ही पल्लवी से बाहर खेलने को कहा और दूसरे बच्चों से उसको साथ ले जाने को कह दिया। जैसे कि रोज पल्लवी सबके साथ जाया भी करती थी, आज भी वो बच्चों के साथ उछलती हुई पार्क में चली गई। उसके जाते ही पूनम ने घर में ताला लगा दिया और खुद भी बाहर चली गई। करीब 2 घंटे बाद पूनम आई और घर का ताला खोलकर अंदर जाकर बैठ गई। उसे लगा कि पल्लवी आकर वापस लौट गई होगी और इस समय बच्चे भी साथ नहीं होंगे, तो ताला देखकर कहीं अकेली चली गई होगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि बच्चों के साथ ही तो गई थी, आज पीछा छूटा इससे, अब नहीं आई तो ही अच्छा है। भगवान बस अब वापस मत भेज देना। मन ही मन भगवान से दुआ करते हुए एक लंबी सांस ली पूनम ने, मगर तभी अंदर से खटर पटर की आवाज़ आने लगी। अचंभित होकर पूनम ने अंदर जाकर रसोई में देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि पल्लवी अंदर डब्बे खोलकर कुछ ढूंढ रही थी और रसोई का काफ़ी सारा सामान नीचे बिखरा पड़ा था। कहीं दाल गिरी हुई थी तो कहीं मसाले। उसे देखकर पूनम का दिमाग बना गया। मैं तो ताला लगा कर गई थी, तो अंदर कैसे आई? और ये रसोई का क्या हाल बना दिया है तूने? पहले तो तू यहाँ से बाहर निकल। पूनम ने लगभग उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, तो वो वहीं जम गई, क्योंकि पल्लवी बहुत देर से भूखी थी और अब उसे कुछ खाने को चाहिए था। अपने बच्चों जैसे दिमाग के कारण वो वैसे ही जिद्दी स्वभाव की थी, जिसे देखकर पूनम ने उसे रसोई से बाहर खींचते हुए चिल्लाकर कहा, आज तेरी ऐसी खबर लूंगी कि तेरा रोम रोम कांप जाएगा।
पूनम उसे खींचते हुए बाहर ले आई और आओ देखा न ताओ उस पर जमकर लात गुस्से की बारिश करने लगी। पल्लवी जमीन पर पड़ी रोए जा रही थी। पूनम का जब इतने से भी दिल न भरा तो बाथरूम से वाइपर उठा लाई और उस नादान को खूब पीटा। पल्लवी बेचारी रोती रही, चीखती रही, मगर पूनम पर कोई असर न हुआ। वो तो जैसे आज अपना पूरा गुस्सा और खुनस उस पर उतार देना चाहती थी। काफ़ी देर बाद पूनम को नवीन का ख्याल आया तो उसने जल्दी से पल्लवी को उठाया और बाथरूम में ले गई। वहाँ ले जाकर उसे थप्पड़ मारते हुए नहलाया और उसके कपड़े बदल दिए और फिर वही बासी खाना खिलाकर उसे ज़ोर से डांट कर सोने को कह दिया। पल्लवी अब तक पूनम से इतनी डर चुकी थी कि उसको देखकर ही काँप रही थी। पूनम ने उसे पीट तो दिया था, लेकिन एक बात भूल गई थी कि उसके बदन पर जो मार के निशान पड़े हैं वो पूनम के जुल्म की सारी गवाही दे देंगे। पल्लवी अपने कमरे में पूनम के खौफ के कारण बिस्तर पर सुबकते हुए सो गई। पल्लवी मंदबुद्धि थी, इसीलिए पूनम को नवीन से बचना आसान लग रहा था। ये सब करने के बाद पूनम थोड़ी देर के लिए सोफे पर बेफिक्र होकर पसर गई, लेकिन तभी खिड़की खुली देखकर उसे समझ में आया कि पल्लवी इधर से ही अंदर आई होगी और बच्चों ने ही उसकी मदद की होगी। उसने उठकर देखा तो पता चला कि खिड़की की चिटकनी भी टूट चुकी थी, जिसे देखकर उसे पल्लवी पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराते हुए नवीन से उसकी शिकायत करने की ठान ली। शाम को नवीन के घर आते ही पहले उसने पानी दिया और फिर कुछ देर बाद ही चाय भी बना लाई। अब दोनों बैठकर एक साथ चाय पी रहे थे। मौका देखकर पूनम कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उससे पहले ही नवीन ने कहा, पूनम आज ऑफिस में बहुत काम था, काफ़ी थक गया हूँ, जल्दी से खाना बना दो, खाकर सो जाऊँगा। अरे एक मिनट, आज पल्लवी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही, मैं अभी देख कर आता हूँ। कहते हुए नवीन वहाँ से उठने ही वाला था कि तभी पूनम ने झट से कहा, अरे वो अपने कमरे में सो रही है। क्यों अभी इसी समय क्यों? अभी तो उसने खाना भी नहीं खाया होगा। कहते हुए नवीन ने तुरंत दीवार पर लगी घड़ी में समय देखा तो चौंक गया, क्योंकि अभी तो 7 बजे थे। हाँ जी, वो आज खेलने गई थी बाहर, काफ़ी देर तक खेली, इसीलिए थकी है शायद, घर भी देर से आई थी। पूनम ने तुरंत बात छुपा ली, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। अपनी रोज़ की तरह आदत के मुताबिक नवीन अपनी इकलौती बहन पल्लवी से मिलने उसके कमरे में पहुँच गया। पल्लवी को बेसुध सोता देखकर उसने सोचा, खाने के लिए जगा देता हूँ, पल्लवी उठो, चल साथ में खाना खाएंगे। मगर पल्लवी नवीन की आवाज़ पर हिली तक नहीं, जिस पर नवीन घबरा गया। पूनम देखो ना, इसको क्या हो गया है। अब पूनम भी घबरा गई थी, उसे लगा कि कहीं अब उसकी पोल ना खुल जाए। उसने डरते हुए पल्लवी को हिलाया, मगर पल्लवी तट से मस ना हुई। पल्लवी के ना उठने पर पूनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसको बार बार आवाज़ देकर हिला रही थी। तभी अचानक पल्लवी के हाथ पर नवीन ने कुछ नीले निशान देखे तो वो बोल उठा, ये क्या है पूनम, इसके हाथ पर? नवीन जोर से बोला तो अब तो पूनम को काटो तो खून नहीं। उसके पास कोई जवाब नहीं था, मगर फिर भी उसने नाटक करते हुए कहा, नवीन आज ये फिसल गई थी बाथरूम में, शायद उसी से ये हुआ होगा। पूनम के लिए अभी पल्लवी का उठना बहुत ज़रूरी हो गया था। उसने किचन से पानी लाकर पल्लवी के मुंह पर मारा तो कुछ देर बाद पल्लवी ने आंखें खोली तो नवीन ने तुरंत उठकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। क्या हुआ छोटी, इतनी गहरी नींद आई थी क्या? नवीन ने उससे बहुत प्यार से कहा, मगर पूनम की हालत बहुत ख़राब हो रही थी कि कहीं ये पल्लवी अपने भाई को कुछ इशारा ना कर दे। नवीन, मैं इसके लिए खाना लाती हूँ। पूनम ने जैसे ही कहा तो पूनम के हाथ कांपने लगे और वो कुछ बड़बड़ाने लगी। बार बार अपनी भाभी पूनम की तरफ देखते हुए कुछ इशारे करने लगी। अब पूनम भगवान से ये दुआ कर रही थी कि बस किसी भी तरह नवीन उसकी बात ना समझ पाई। नवीन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि उसकी बहन क्या कहना चाहती है। वो बार बार पूछ रहा था, मगर कुछ भी उसे समझ नहीं आया। तभी पूनम ने कहा, नवीन
मुझे लगता है कि ये कह रही है कि मुझे भूख नहीं है। अरे नहीं नहीं पूनम, तुम कहने दो इसको, तुम खाना लेकर आओ, मैं खिलाऊंगा इसे। नवीन ने उसकी बात काटते हुए कहा। तो पूनम ने तुरंत रसोई में जाकर चैन की सांस ली। आज पकड़े जाने से बची थी, कल से इसको पहले ही खिलाकर सुला दूंगी। मेरा बस चले तो इसको जहर खिला दूं। प्लेट लगाते हुए पूनम बड़बड़ाए जा रही थी। कुछ देर बाद पूनम खाना लेकर आई और बोली, ये लो नवीन, ये खिला दो इसको। उसने नवीन को प्लेट देकर पल्लवी को घूरकर देखा तो वो सहम सी गई। तभी नवीन भी अपनी बहन के साथ ही खाना खाने लगा। यह देखकर पूनम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अपनी बहन से उसका इतना प्यार देखकर वो जलकर राख हो गई। ये मंदबुद्धि हमारे बीच में हड्डी की तरह अटकी हुई है। मेरे जीवन में इसने आग लगा रखी है। वो मन ही मन बुदबुदाई कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी और इस पागल का इंतजाम जल्दी ही करूंगी। पूनम के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। अपनी ननद पल्लवी उसे दुश्मन की तरह दिखाई दे रही थी। किसी भी तरह से आज तो वो बच गई थी, मगर इसके इरादे अभी भी नफरत से भरे थे। पल्लवी के लिए उसकी नफरत किस हद तक जाने वाली थी, नवीन इससे अनजान था। कुछ दिन माहौल ऐसे ही शांत रहा ताकि नवीन को शक ना हो। कुछ दिन बाद बात शांत होने के बाद पूनम ने अपनी चाल फिर से चली और एक दिन नवीन के जाने के बाद वो पल्लवी के पास बहुत प्यार से गई और बाहर खेलने जाने का इशारा करने लगी, जिस पर पल्लवी भी बच्चे की तरह उसकी कुछ दिन पहले की मार भूल गई और खुशी से खड़ी होकर ताली बजाने लगी। पूनम ने दोपहर होने का इंतजार किया। दोपहर में उसे तैयार करके साथ लेकर चल पड़ी। दोपहर के वक्त उसे किसी ने देखा भी नहीं। वो उसे अपने घर से दूर एक पार्क में लाई और छुपन छुपाई खेलने लगी। कुछ देर खेलने के बाद जब पल्लवी छुपी तो पूनम उसे छोड़कर चुपचाप अकेले वहां से निकल गई। उस पार्क में दोपहर के वक्त कोई नहीं था, जिसे पल्लवी इधर उधर पूनम को ढूंढते रही। उसको रास्ता भी नहीं पता था कि वो घर आ जाती। इधर पूनम घर आ चुकी थी और बहुत खुश हो रही थी कि पल्लवी से पीछा छूट ही गया। अब शाम को नवीन को फ़ोन कर दूंगी कि पल्लवी घर पर नहीं आई, जिससे मुझ पर शक भी नहीं होगा। आज बड़ा अच्छा लग रहा था उसे कि आखिर इस पल्लवी नाम की मुसीबत से पीछा छूट ही गया। वो निश्चिंत होकर आराम से सो गई और उधर पल्लवी पार्क में घबराती हुई घूम रही थी। वो देखने में बड़ी थी पर दिमाग से बहुत ही छोटी थी, जिसे अपनी बात तक कहना नहीं आता था। 2 घंटे तक वो पसीने में तरबतर पार्क में ही घूमती रही। इतने बड़े पार्क में उसे कोई नज़र भी नहीं आया कि कोई उसकी मदद कर दे। थोड़ी देर बाद जब बच्चे खेलने आए तो पल्लवी को देखकर उसके खिली उड़ाने लगे। फ्रॉक पहने बड़ी सी दिखने वाली लड़की बच्चों जैसी हरकत कर रही थी, मगर कुछ देर बाद वो समझ गई कि ये दिमाग से कमज़ोर है। उन्होंने उसे बहुत पूछा, मगर वो अपने घर के बारे में कुछ नहीं बता पाई। सब बच्चे अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, मगर कोई आइडिया नहीं आ रहा था। ऐसा करते हैं, इसको दूसरे पार्क में ले जाते हैं, वहाँ कोई तो पहचानेगा इसको, एक बच्चे ने कहा तो सब सहमत हो गए और उसे लेकर दूसरे पार्क में चले गई। अपने घर के पास पहुँचते ही रास्ता पहचान कर पल्लवी ने आवाज़ निकालना शुरू कर दिया, तेरा घर यहाँ है क्या? इस पर पल्लवी ने सिर हिला दिया और अपने घर के रास्ते के लिए इशारा करने लगी, तो वो बच्चे उसके साथ चलते गए। पल्लवी का घर सामने ही था। वो बहुत खुश हो रही थी, मंदबुद्धि थी, मगर अपना घर और उसका रास्ता उसे अच्छे से याद आ गया था। घर की बेल बजी तो पूनम की आँख खुली। अरे, कहीं नवीन तो नहीं आ गए? मगर इतनी जल्दी कैसे? पूनम ने भागकर जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने पल्लवी को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर आ गई तुम? पूनम ने दबी जुबान से कहा, मगर फिर पड़ोसियों के कारण उसे घर के अंदर खींच लिया। उसके साथ आए बच्चे वहां से जा चुके थे। तू क्यों हमारी छाती पर मूंग दल रही है? कहीं गुम क्यों नहीं हो गई? इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी चली जा, मगर हमारा पीछा छोड़ दे। पूनम ने उसे फिर से खूब मारा, इतना मारा कि उसे हर जगह दर्द होने लगा। पूनम ने अपना सारा गुस्सा
उस दिन की तरह आज फिर पल्लवी पर उतार दिया। तेरी माँ ने तुझे पैदा तो कर दिया और अब तुझे मंदबुद्धि को मेरे सर माथे छोड़कर खुद कहीं घूम रही है। पूनम के मुंह में जो आ रहा था बोले जा रही थी, क्योंकि इस समय सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो बेतहासा चिल्ला रही थी और पल्लवी बैठी बैठी डर के मारे कांप रही थी। तभी अचानक फ़ोन बजा। देखा तो पूनम की सास कावेरी जी का फ़ोन था। अगले दिन पल्लवी के माता पिता वापस आने वाले थे। अपनी सास के मुंह से ये सुनकर पूनम का सारा गुस्सा डर में बदल गया। उसे तुरंत पल्लवी के शरीर पर पड़े मार के निशान याद आ गए। अब क्या करूं? काफ़ी देर तक बैठी पूनम इस बात का हल ढूंढती रही, लेकिन झूठ बोलते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं पकड़ी न जाए। बहुत देर के बाद उसने सोच लिया कि कह दूंगी कि पल्लवी खेलते हुए पार्क में गिर गई थी। अगले दिन दोपहर में पूनम के सास ससुर आए तो पूनम ने अच्छे से खाना पीना तैयार करके रखा था ताकि सास ससुर का ध्यान उसके खाने की तरफ ज़्यादा रहे। पल्लवी अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी, जिसे पूनम थोड़ा चिंता मुक्त थी। दोपहर में सास ससुर के आते ही पूनम ने खुश होने का झूठा नाटक खूब अच्छे से किया, मगर उनके आते ही पल्लवी भागकर अपने माता पिता से लिपट गई। पहली बार पूनम पर पल्लवी की जिम्मेदारी आई थी और उसे भी पूनम निभा न पाई थी। पल्लवी अपनी टूटी फूटी भाषा में अपनी माँ से बातें करने लगी और उसकी माँ इतने दिन बाद मिलने के कारण उसे खूब प्यार दुलार कर रही थी। उसकी खुशी देखकर उन्हें लग रहा था कि उनकी अनुपस्थिति में पूनम ने उसका खूब ख्याल रखा है, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी, जो पूनम ने पल्लवी के कपड़ों में पीछे छुपा दी थी। उसके हाथ और उसका शरीर ऐसे कपड़े पहनाकर छुपा दिया था जिससे वो निशान नजर ही नहीं आई। रात होते होते नवीन भी घर आ गया और सब मिलजुल कर बैठकर बातें करने लगे। पूनम को इतना खुश देखकर उसकी सास कावेरी जी भी खुश थी, क्योंकि इससे पहले वो अपनी सास के पास कभी इतने प्यार से ना बैठी थी। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि इस बात के पीछे की वजह उसका प्यार नहीं बल्कि कुछ और ही वजह है। इसी तरह रात के बाद अगला दिन भी निकल आया तो पल्लवी को नहलाने उसकी माँ खुद जाने लगी, लेकिन पूनम बीच में ही आ गई। माँ जी, पल्लवी को तो मैं नहला देती हूँ, आप आराम कीजिए। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुमने इतना किया वही बहुत है। हम तो मजबूरी में अपनी जिम्मेदारी तुम पर छोड़कर गए थे, अब हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। कावेरी जी ने कहा तो पूनम नहीं मानी और जिद करने लगी, लेकिन जैसे ही वो पल्लवी को बाथरूम में अपने साथ ले जाने लगी तो पल्लवी भी डर गई और माँ के पीछे छुप गई। पल्लवी को डरते देखकर पूनम खुद भी डरने लगी कि कहीं उसकी सच्चाई सास के सामने न आ जाए, लेकिन पल्लवी की माँ कावेरी जी भी ये बात नहीं समझ पाई और उन्हें लगा कि पल्लवी आज नहाना ही नहीं चाहती है। काफ़ी देर तक भी जब पल्लवी नहीं मानी तो पूनम को इरादा छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके जाते ही पल्लवी अपनी माँ से नहलाने की जिद करने लगी, जिसे देखकर कावेरी जी हैरान रह गई और उन्हें खुद ही उसे बाथरूम में लेकर जाना पड़ा, जिसका पता पूनम को नहीं था। वो तो अपने कामों में लगी हुई थी, लेकिन कावेरी जी ने जैसे ही उसके कपड़े निकाले तो उसके शरीर को देखकर चौंक गई। जगह जगह इतने निशान और छोटे छोटे जख्म देखकर माँ का दिल भर आया। उनके पूछने पर जो पल्लवी ने बताया वो कावेरी जी भी नहीं समझ पाई, लेकिन उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया, क्योंकि अब उन्हें पूनम पर शक होने लगा था। पल्लवी को नहलाने के बाद उसको कपड़े पहनाकर कावेरी जी सीधी पूनम के पास पहुंची और जैसे उन्होंने कमरे में जाकर दहाड़ लगाई तो पूनम कांप गई। क्या हुआ मम्मी जी, तुमने मुझसे क्या छुपाया? क्या हुआ था मेरी बेटी को? किसने किया वो सब? इतनी चोटें कैसे आई उसको? इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर पूनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो बात उसने अब तक सबसे छुपा कर रखी थी उसकी पोल खुलने को तैयार थी। बताती हो या नहीं? पल्लवी की माँ कावेरी जी ने चिल्लाकर कहा तो पूनम बोली, माँ जी, मैं भी देखकर डर गई थी, लेकिन पल्लवी कुछ बता ही नहीं पाई। जब वो पार्क से खेलकर आई थी तो सारे कपड़े मिट्टी में लथपथ थे और चोटें भी थी, लेकिन पूछा तो उसने कुछ ठीक से बताया नहीं।
तो तुमने पता भी नहीं किया। कावेरी जी ने उसकी बात काटते हुए कहा। तो पूनम डरते हुए बोली, माँ जी पता किया था तो बच्चों ने बताया कि इसका झगड़ा हुआ था दूसरे बच्चों के साथ। पूनम का झूठ बोलना बराबर जारी रहा, एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा और फिर तीसरा चलता ही रहा। पल्लवी का झगड़ा अक्सर बच्चों से हो जाया करता था। इसी कारण कावेरी जी को पूनम की इस बात पर विश्वास करना ही पड़ा। लेकिन इस बार उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेते हुए उसको जानने का सोच लिया और शाम को पार्क जाकर बच्चों से इस बारे में बात करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि पहले कभी भी पल्लवी को ऐसी चोटें नहीं आई थी। लेकिन पूनम को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उसकी सास क्या करने वाली है। शाम होते ही पल्लवी को लेकर कावेरी जी पार्क पहुंच गई, लेकिन आधे घंटे के बाद उन्होंने नोटिस किया कि सब बच्चे पल्लवी से भले ही छोटे हैं लेकिन उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं। जब 1 घंटा और बीत गया तो कावेरी जी ने कुछ बच्चों को पास बुलाकर पूछा, बेटा सच सच बताना, क्या किसी ने पल्लवी की पिटाई की थी? उसकी चोट के निशान कैसे आए? लेकिन कोई भी बच्चा इस बारे में बता ही नहीं पाया। एक ने कहा, आंटी जी पल्लवी को तो किसी ने कुछ नहीं कहा और किसी ने भी नहीं मारा, बल्कि एक दिन जब ये खेल कर हमारे साथ घर वापस गई तो घर पर ताला लगा हुआ था, तब हमने खिड़की तोड़कर इसके घर के अंदर छोड़ा था। ये बात सुनकर कावेरी जी हैरान हो गई, क्योंकि पूनम ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। इसका मतलब कुछ तो है जो उससे छुपाया जा रहा है। घर जाते ही उन्होंने सबसे पहले पूनम से इस बारे में पूछा तो पूनम सुनते ही बौखला गई। वो माँ जी, वो उस दिन मुझे काम आ गया था तो मैं ताला लगाकर चली गई थी, लेकिन जल्दी ही पल्लवी से पहले वापस भी आ गई थी। वापस आ गई थी तो खिड़की क्यों तोड़नी पड़ी? नहीं तो मम्मी जी खिड़की तो नहीं टूटी। पूनम झूठ बोल गई, जिसका पता सास को चल ही गया था। खिड़की भी पूनम ने रिपेयर करवा दी थी। पूनम झूठ क्यों बोल रही है? इसका मतलब कुछ तो है जो वो छुपा रही है। कावेरी जी ने मन में सोचा। अगले दिन सुबह 11 बजे के आसपास सास ससुर कहीं जाने लगे और पूनम से बोले, पूनम पल्लवी का ख्याल रखना, हम 2-3 दिन घंटे में वापस आएंगे। नवीन भी ऑफिस गया तो तुम ही ख्याल रखना, और हाँ इसने नाश्ता भी नहीं किया है, तुम खिला देना। तो पूनम ने ऊपरी तौर पर मुस्कुरा तो दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल किया कि अभी पूनम को उठाकर बाहर फेंक दे। मम्मी जी आप जाइए और बेफिक्र होकर जाइए, इसका ख्याल मैं रख लूँगी। पूनम ने जैसे ही पास खड़ी पल्लवी के सर पर हाथ रखा तो पल्लवी उससे दूर हटकर खड़ी हो गई और अपनी माँ के साथ जाने की जिद करने लगी। उसका ये बर्ताव कावेरी जी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पूनम का डर उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे कावेरी जी पल्लवी को पूनम के पास छोड़कर चली गई। उनके जाते ही पूनम ने उसे कमरे में खिलौने देकर बिठा दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। 1 घंटे तक तो पल्लवी कमरे में खेलती रही, लेकिन इसके बाद उसको भूख लगने लगी तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। वो अपनी भाषा में अंदर से ही खाना मांग रही थी, मगर बाहर बैठी पूनम पर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसे पता था कि पल्लवी भूखी है, लेकिन फिर भी वो सोफे पर से नहीं उठी और उसकी आवाज़ें इग्नोर करती रही। अब कमरे में बंद पल्लवी को घबराहट होने लगी थी और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जिस पर पूनम तिल मिलाकर मोहल्ले वालों के डर से उसे चुप कराने के लिए उठी और दरवाज़ा खोलते ही उसने पल्लवी पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। रोएगी? बता अब और रोएगी क्या? पूनम उसको लगातार ज़ोर से थप्पड़ मारते हुए बोलते जा रही थी और पल्लवी उससे बचने की कोशिश कर रही थी। पूनम अपना आपा खो चुकी थी और भूल गई थी कि इस मार पिटाई के कारण ही सास को उस पर शक हो रहा है। तेरे कारण मेरे गले पर तलवार लटकी है, हरामखोर, न जाने कब मरेगी। गुस्से में वो बड़बड़ाए जा रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो पूनम का माथा ठनका कि इस वक्त कौन हो सकता है। कहीं ये लोग वापस तो नहीं आ गए? नहीं नहीं, ये लोग इतनी जल्दी थोड़ी आएंगे, कोई और ही होगा, जाकर देखती हूँ। सोचते हुए पूनम खुद को ठीक करती हुई
चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव लेकर दरवाजे पर पहुंच गई और दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने देखकर बेहोश होते होते बची, क्योंकि सामने उसके सास ससुर खड़े थे। सास ने पहले पूनम की तरफ देखा और फिर सीधे अंदर चली गई, जिससे पूनम समझ गई थी कि वो फंस चुकी है। तभी अपनी माँ को सामने देखते ही पल्लवी तेजी से उठकर कावेरी जी से लिपट गई, तो कावेरी जी ने पूनम की तरफ गुस्से से देखा और फिर पल्लवी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसको पहले खाना दिया और फिर उसको सुलाकर कावेरी जी पूनम के पास आई। पूनम तब से सोफे पर सुनसान बैठी थी और अब तक उससे कोई कुछ नहीं बोला था। पूनम, इसी समय अपना सामान पैक करो, मैंने नवीन को फ़ोन कर दिया है, वो तुम्हें लेने आ रहा है, तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आएगा। जब तक वो दूसरे घर का इंतज़ाम नहीं कर लेता तब तक तुम वहीं रहोगी, क्योंकि तुम यहाँ इंसानों के बीच में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कहीं बाहर गई थी? नहीं, तेरी हरकतें देखने के लिए ही मैंने ये नाटक किया था। पूनम ये सुनते ही कांप गई। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुस्से में हो गया। तुमने मेरी मासूम बच्ची के साथ जो जानवरों जैसा सलूक किया है ना, उसके बदले ये सज़ा तो बहुत कम है। वो अबोध बालक तुम्हारी शिकायत तक ठीक से नहीं कर पा रही और तुमने जानवरों की तरह मारा है उसको कि उसका पूरा शरीर जख्म से भरा है। सास की बात सुनकर पूनम को लगा कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। शुक्र करो हम नवीन से तुम्हें तलाक देने के लिए नहीं कह रहे, नहीं तो काम तो तुमने ऐसा ही किया है। इसके आगे जो सज़ा वो तुम्हें देगा वो जाने, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकती, सास ने रोते हुए कहा। तभी नवीन आ गया, जो अब सब कुछ जान गया था। उसने जाकर पूनम का सामान पैक किया और उसे मायके छोड़ने के लिए कहा। अब पूनम के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अपने गुस्से के कारण अपना पूरा परिवार खो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।